ये दुनिया अब एक अजीब सी हेल बन चुकी है, जहाँ चारों तरफ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो नॉर्मल वेपन्स से मरते ही नहीं। इंसानियत की आखिरी उम्मीद बस कुछ ही लोग थे जिनके पास सुपर पावर्स थे। उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल था हमारा मेन कैरेक्टर के, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं था। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दिया और दर्जनों मॉन्स्टर्स के बीच फंसा दिया, तो आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने एक और चांस दिया। के वापस टाइम में पीछे चला गया। एपोकलिप्स होने से पहले इस बार उसका जन्म एक छोटे से बेबी के रूप में हुआ, लेकिन उसके पास अब भी मॉन्स्टर्स की सारी नॉलेज और उसकी मेन पावर थी, जो उसे मरे हुए मॉन्स्टर्स की पावर्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी देती है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि हाँ, वो अब सच में एक बेबी बन चुका है। जैसे ही वो सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तभी एक चप्पल पहने पैर उसके कमरे में आता है। कि तुरंत अलर्ट हो जाता है और क्रिब के कोने में खुद को पीछे खींच लेता है, जैसे किसी खतरे का सामना कर रहा हो। वो सोच में पड़ जाता है, ये कौन है? कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी तो नहीं? लेकिन फिर वो औरत झुकती है और प्यार से मुस्कुराते हुए उसे ए चान कहती है। लगता है ये औरत उसकी माँ है, जो ये देखने आई थी कि उसका बच्चा उठ गया है या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा ठीक है, तो वो वापस किचन में कुकिंग करने चली जाती है। और के, जो अब ए चान है, थोड़ा आसपास नजर घुमाता है। सब कुछ इतना शांत और साफ सुथरा लग रहा है, जैसे ये कोई और ही दुनिया हो। टीवी चल रहा है, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही हैं, और कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा। ये एक पीसफुल ईरा है, और जब वो खुद को यहाँ एक बेबी के रूप में देखता है, तो उसे समझ आता है कि शायद उसका रिइंकार्नेशन हो गया है। वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कैटास्ट्रोफी कभी हुई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। इसका मतलब है कि इतने सालों के बाद अब ए चान को फ्रीडम का असली एहसास होगा। उसने भले ही अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ झेला हो, लेकिन लगता है फेट का गॉड उसे पूरी तरह से भूल नहीं पाया। ये दिन हमेशा याद रहेगा। एक नई शुरुआत के तौर पर ए चान पास में रखे एक कैलेंडर की तरफ देखता है और देखता है कि यह साल 2020 है। मतलब वो उस विनाशकारी घटना, ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले जाग गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी उसका बॉडी एक छोटे से बेबी का है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता बिना कुछ पकड़े। उसके हाथ पैर इतने छोटे हैं कि अपने ही बॉडी का वेट नहीं संभाल सकते। उसका गला भी अजीब लग रहा है, पहले जैसे नहीं, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए बहुत ही खराब खबर है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दुनिया जल्द ही तबाही में जाने वाली है, तब उसके पास नॉर्मल बेबी बनने का कोई लग्जरी नहीं है। ए चान अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये औरत उस पर भरोसा करने लायक है? लेकिन भरोसा करने के बजाय शायद वो उसे एक पॉपेट की तरह यूज कर सकता है अपने गोल्स पूरा करने के लिए। कुछ तो काम आएगी ये, भले ही वो देखने में ज्यादा काम की न लगे। फिलहाल यही एक एडल्ट है जिसके पास ए चान जा सकता है। वो सोचता है, क्या ये औरत कम से कम थोड़ा फ्लेक्सिबल है? लेकिन तभी ऊपर से कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं और ए चान को समझ आ जाता है कि नहीं, वो भी नहीं है। उसके हाथ भी ज्यादा काम के नहीं हैं। वो कुकिंग करते वक्त एक बोल में इतना सारा आटा डाल देती है जितना एक बार में संभालना ही मुश्किल है। और तो और वो ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त तो पूरा घर ऑलमोस्ट जल ही गया होता, लेकिन फिर भी वो अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, भले ही उसके बाल आग की वजह से जल गए हों। ए चान को लगता है जैसे अपोकलिप्स पहले ही शुरू हो चुका है और उसका फ्यूचर अब कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा। तभी डोरबेल बजती है। उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है। एक पैकेज आया है, लेकिन डोर खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना होता है ताकि डिलीवरी वाले को पैसे दे सके। जैसे ही वो अपना वॉलेट ढूंढने निकलती है, हैचन सोचता है, उसने आखिरी बार ये पैकेज वाला वर्ड कब सुना था? उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसने पैकेज की बात सुनी थी, तब डिलीवरी वर्कर्स लोगों तक सामान पहुंचा रहे थे और वही लोग इन्फेक्शन से ग्रस्त थे। वही डिलीवरीज बाद में एक डरावना नाइटमेयर बन गई थी। जैसे ही ए चान को धीरे धीरे सिचुएशन का एहसास होने लगता है और वह समझने लगता है कि वो पैकेज डिलीवरी असल में क्या हो सकती है, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक डरावनी, ऑलमोस्ट गूलिश आवाज आती है, जो उसे पैकेज लेने के लिए कह रही होती है। और जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है, वही होता है जैसा ए चान ने सोचा था। सामने जो शख्स खड़ा है वो इन्फेक्टेड है। वो अब एक डिलीवरी मॉन्स्टर बन चुका है। ए चान डर नहीं सकता। भले ही वो अभी एक बेबी की बॉडी में है, उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा अपनी जान बचाने के लिए। उसके पास सिर्फ दो चीजें हैं, उसकी माँ द्वारा दी गई एक बेबी बॉटल और एक तकिया। वो तुरंत तकिया उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसका क्रिब 2 टुकड़ों में कट जाता है। ए चान झट से अपनी बॉटल पकड़ता है और क्रिब से निकलकर सीधे उस तकिए पर लैंड करता है जो उसने पहले ही फेंका था। ऐसा अटैक अगर उसे टच भी कर लेता तो वो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन सौभाग्य से उसे अपने पिछले जन्म के सारे एक्सपीरियंस याद हैं और उसी एक्सपीरियंस से वो जानता है कि ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़ना इस बॉडी में पॉसिबल नहीं है। ये तो एक एम्पलीफाइड मॉन्स्टर लग रहा है और ऊपर से उसके सिर पर जो टेंटिकल हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं।
लेकिन वो ये भी जानता है कि इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर्स की एक कमजोरी होती है, ये लोग टाइट टर्न्स अच्छे से नहीं ले पाते। अचानक अपनी बॉटल हल्के से मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। मॉन्स्टर का पैर उस पर फिसल जाता है और वो एचान के ऊपर से उड़ते हुए सीधे विंडो से बाहर जा गिरता है। पहली बार एचान को अपने पुराने जन्म की सारी ब्रूटल बैटल्स के लिए शुक्रगुजार महसूस होता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। उसकी पीठ से एक पूंछ टेल निकलती है और खिड़की से बाहर भाग जाती है। वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी पर अटैक करती है और उसका मॉन्स्टर कोर खा जाती है, जैसे कोई जिंदा चीज खा रही हो। अचान उस पूंछ को पकड़कर देखता है और पहचान जाता है ये वही एबिलिटी है जो उसके पास पिछले जन्म में थी, टोड़ी की पूंछ। ये बहुत ही पावरफुल स्किल थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये एबिलिटी उसके पास अभी भी कैसे है, जबकि वो रीइंकारनेट हो चुका है। द ग्रेट कैटास्ट्रोफी अब से 4 साल बाद होगी और उसके पुराने जन्म में के उस घटना के 3 साल बाद पैदा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक बात पक्की है, उसे ये एबिलिटी मिलना प्योर लक से हुआ है और शायद यही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। एई-चान ने जैसे ही उस मॉन्स्टर का कोर अब्सॉर्ब किया, उसे एक पुरानी पहचान मिल गई, तयोटी की टेल वाली एबिलिटी। ये बहुत रेयर चीज थी और एक और अच्छी बात यह थी कि जब कोई जितनी छोटी उम्र में अपनी पावर एक्टिवेट करता है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनती है। अब वो इसे टेस्ट करने का सोचता है। वो अपना हाथ एक तेज ब्लेड में बदल देता है और सीधे अपने क्रिब पर वार करता है। क्रिब का मेटल झुक जाता है। अपने पिछले जन्म में वो 7 साल की उम्र में एस क्लास बना था, लेकिन अब जब वो एक बेबी के रूप में ही ये पावर पा चुका है, तो इस बार वो लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक बन सकता है। ये उसके लिए सीधा रास्ता है, रिचेस, फेम और ब्यूटीफुल गर्ल्स तक। अब उसे इस घर में एक मासूम बच्चे की तरह पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन तभी जो क्रिब उसने पहले मोड़ा था, वो अचानक गिरने लगता है और सीधा उसके ऊपर। एई-चान बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा सा बॉडी उसे जवाब दे देता है। वो हिल भी नहीं पाता। क्राइब का मेटल क्रैक करता है और एक तरफ गिरने लगता है। आखिरी चीज जो एई-चान देखता है, उसकी माँ उसके पास भागते हुए आ रही है, जैसे उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसे अपना पिछला जन्म याद आता है और वो क्रूर मास्टर जिसने उसे सरवाइव करने के लिए बहुत गंदे काम करने पर मजबूर किया था। उसने एई-चान को कुत्ते का खाना तक खाने को कहा, यह साबित करने के लिए कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का पालतू है। एई-चान गुस्से में अपने दांत पीसता है, ये सोचकर कि उसे एक डॉग की तरह ट्रीट किया गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। लगता है वो ब्लैकआउट हो गया था उस मॉन्स्टर को हराने के बाद। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है और देखता है उसकी माँ पास ही बैठी है और किसी किताब में कुछ लिख रही है। लगता है उसी ने उसे बचाया। लेकिन अब एक नया सवाल सामने है, आखिर वो बेहोश क्यों हो गया? शायद उस एबिलिटी की ताकत उसकी बॉडी के लिए अभी टू मच थी। उसने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए उसका यूज किया और फिर भी वो पूरी तरह थक कर गिर पड़ा, बिल्कुल डिफेंसलेस हो गया। एई-चान को अब अगर फिर से अपनी पावर यूज करनी है, तो पहले खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसी सोच में डूबा होता है कि तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी माँ एक बुक पढ़ रही है जो ढेर सारे स्टिकी नोट्स से भरी हुई है। उस बुक के एक पेज पर उसने लिखा है कि कैसे उसने अपना ट्रेजर ऑलमोस्ट खो दिया था। साफ है कि वो एई-चान के बारे में लिख रही है। उसके पीठ पर भी एक बड़ी सी चोट लगी है, शायद एई-चान को बचाते वक्त लगी थी। उसकी पिछली जिंदगी की माँ तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को बेचने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती, बस थोड़ा सा फायदा मिलने पर। लेकिन ये औरत, उसने खुद को खतरे में डालकर उसे बचाया। एई-चान अपना एक छोटा सा हाथ बढ़ाता है माँ को चुप कराने के लिए। जैसे ही माँ उसके टच को महसूस करती है, वो उसे गोद में उठा लेती है और कसकर गले से लगा लेती है। एई-चान समझ जाता है कि ये औरत अलग है और वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए उसे यहीं रुकना चाहिए। लेकिन टाइम बहुत कम है। इस दुनिया में सब कुछ 1 हफ्ते से भी पहले बदलने वाला है। अगला मॉन्स्टर शायद रास्ते में ही है और एई-चान को अब सिर्फ 30 सेकंड तक नहीं, उससे कहीं ज्यादा देर तक फाइट करने लायक बनना होगा ताकि वो अपना नया घर बचा सके। अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर अचानक दर्द से कांप उठता है। उसकी आंखों, मुंह और नाक से नीली स्लाइम बाहर निकल रही होती है। वो स्लाइम नीचे बहती हुई ड्रेन पाइप्स में घुस जाती है, किसी खास जगह की ओर। उधर एई-चान अपने अगला कदम सोच रहा होता है, तभी उसकी माँ कुछ लेकर आती है, एक रेड ब्लैंकेट में ढका हुआ। जैसे ही माँ वो चादर हटाती है, अंदर एक डॉग होता है जो पिंजरे में बंद है। माँ ने वो डॉग उनके पड़ोसी से लिया ताकि एई-चान के पास एक कंपेनियन हो। एई-चान उसे पहचान जाता है। ये वही डॉग है जिसे वो अपने पास्ट लाइफ में जानता था। वो बहुत खतरनाक था और एई-चान ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे फिर से देखेगा। वैसे डॉग एक बेबी के लिए बहुत बड़ा है। प्लेमेट तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन शायद ये बात एई-चान के लिए अच्छी साबित हो। एई-चान की माँ थोड़ी सी उलझी हुई टाइप की है,
लेकिन अब लग रहा है कि जरूरत पड़ने पर वो काम की भी साबित हो सकती है। अगर एई चान इस डॉग को सही से ट्रेन करे तो ये आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन सकता है। यहाँ तक कि एक डे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी। मतलब इतना बड़ा डॉग होना शायद बुरा नहीं है। एई चान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसने सही फैसला लिया। कम से कम एई चान को खुशी तो मिली। माँ उन्हें वहीं खेलने छोड़कर बाकी घर का काम करने चली जाती है। एई चान अब उस डॉग को घूरता है और सोचता है कि इसका क्या किया जाए। फिलहाल सबसे पहले उसे खाना देना पड़ेगा। वो किचन से एक सॉसेज लाकर डॉग के सामने रखता है और कहता है कि खा लो। अगर वो खा लेता है तो एई चान उसका मास्टर बन जाएगा और फिर ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन एक बेबी के लेवल से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। डॉग शायद इतना समझदार नहीं कि वो समझ सके कि हो क्या रहा है। जैसे ही वो सॉसेज खाने के लिए झुकता है, एई चान उसके सिर पर पैर मारता है, ये दिखाने के लिए कि दोनों की पावर लेवल में कितना फर्क है। मगर भले ही डॉग एई चान की बात ना समझे, इसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करेगा। डॉग अपने दोनों पॉज से एई चान के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है और एई चान उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। फिर डॉग शांति से बैठकर अपना सॉसेज खाने लगता है। लेकिन एई चान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो एक जोरदार चिल्लाहट के साथ डॉग पर झपटता है। दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और एई चान की माँ दूर से हंसती रहती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उधर माँ किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है घर में आटा खत्म हो गया है। जैसे ही वो नीचे झुककर आटा ढूंढने लगती है, सिंक के अंदर से एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर बाहर आता है और वो एई चान और डॉग के ऊपर से गुजरता हुआ सीधा उस औरत की तरफ बढ़ रहा होता है जो अभी बेफिक्र होकर आटा ढूंढ रही है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठा और सीधा एई चान की माँ की तरफ अटैक करने चला गया। लेकिन डॉग फटाक से एक्टिव हो गया और उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डॉग दौड़कर उसकी माँ को धक्का देकर किचन के सिंक के नीचे वाले कबोर्ड में गिरा देता है। शुक्र है कि उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके पीछे क्या हो रहा है, जबकि पीछे डॉग और स्लाइम के बीच जोरदार फाइट चल रही थी। एई चान ये पूरा सीन बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन झंझट तो है ही। इसका लिक्विड बॉडी इसे स्लैशिंग या स्टैबिंग अटैक्स से बचाता है, इसलिए उसे मारने का कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। उसकी माँ कबर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर में लगी चोट से ज्यादा परेशान है और पीछे की फाइट का उसे अंदाजा भी नहीं है। इस बीच स्लाइम ने डॉग को घेरना शुरू कर दिया और उसका फॉर्म बदलने लगा। अब एई चान को जल्दी कुछ करना होगा, वरना चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। उसे याद आता है कि पास्ट में उसने ऐसे स्लाइम मॉन्स्टर को ड्राइनेस से हराया था। तभी उसकी नजर अपने पास रखे पाउडर्ड मिल्क की बोतल पर जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए बोतल खोलता है और सारा पाउडर स्लाइम पर फेंक देता है। स्लाइम तुरंत पीछे हटता है, सिकुड़ने लगता है और रूम में इधर उधर भागने लगता है। मॉइस्चर लूज होने से वो पैनिक में आ गया था और अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। एई चान को मौका मिलते ही वो उसे एक डस्टबिन के नीचे ट्रैप कर देता है। अब लग रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है। डॉग और उसकी माँ दोनों ही किचन काउंटर के पीछे से धीरे से झांकते हैं। तभी अचानक उसकी माँ का हाथ आटे के डिब्बे से लग जाता है और आटा एई चान के माँ और डॉग दोनों के ऊपर गिर जाता है। दोनों पहले से ही कंफ्यूज थे, ऊपर से ये आटा उन्हें और ज्यादा डिसोरिएंटेड कर देता है। माँ जल्दी से भागती है खुद को साफ करने के लिए, ताकि आटा उसके कपड़ों पर स्टेन न कर दे। एई चान मीनवाइल काफी सेटिस्फाइड है कि उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया। स्लाइम का लिक्विड एक नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट की तरह काम कर सकता है, यानी अगर वो इसे खिड़कियों पर फैला दे तो बाकी मॉन्स्टर्स उस एरिया में आने से डरेंगे। अचानक डस्टबिन हिलने लगता है और चुप्पी का फायदा उठाकर स्लाइम नीचे से छलांग मारकर बाहर आ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उससे पहले ही सामने आ जाता है। एई चान भी तुरंत दौड़ता है उसे फिर से ट्रैप करने के लिए, लेकिन इस बार स्लाइम तेजी से फिसलकर बाहर निकल जाता है। जाने से पहले वो दोनों को मिडल फिंगर दिखाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो स्लाइम खुद चलकर इनके घर आया, उथल पुथल मचाई और अब ऐसे ही भागने की हिम्मत कर रहा है। कमजोर है, लेकिन एटीट्यूड जरूरत से ज्यादा है और यही चीज एई चान और उसके डॉग को ज्यादा इरिटेट करती है। एई चान पास में पड़ा एक अम्ब्रेला उठा लेता है जैसे कोई वेपन हो और डॉग की पीठ पर चढ़ जाता है जैसे वो उसका ट्रस्टेड स्टीड हो। अब उस मॉन्स्टर को भागने नहीं दिया जा सकता। नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो स्लाइम एक बिल्डिंग की छत पर बैठा दिखता है। वहां से वो अपनी स्लाइम लिक्विड नीचे चलते हुए एक लड़की के सिर पर गिरा देता है। लड़की ऊपर देखती है और तभी स्लाइम उस पर छलांग लगाकर उसे निगलने की कोशिश करता है। एई चान और उसका डॉग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एई चान जानता है कि अकेले उसकी ताकत काफी नहीं होगी, लेकिन अगर वो स्लाइम को लड़की को एब्जॉर्ब करने दे तो पूरा एरिया खून की नदी बन जाएगा। ऐसा मंजर उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत देखा है। डॉग की स्पीड ही उन्हें बचा सकती है। वो तेजी से दौड़ता है, लड़की के ऊपर से छलांग लगाता है और एई चान अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की बारिश को रोक लेता है। लेकिन स्लाइम हार मानने वाला नहीं है। वो अम्ब्रेला से उछलकर इस बार सीधा एई चान और डॉग को टारगेट करता है।
एई चान को पता है कि उसके पास बस एक चांस है अपनी पावर यूज करने का। वो अपनी फुल ताकत से एक एनहांस्ड पंच मारता है, एक ही झटके में स्लाइम को चीर कर रख देता है। स्लाइम वहीं एक्सप्लोड हो जाता है और उसका लिक्विड चारों तरफ बिखर जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। एई चान और उसका डॉग छतरी पकड़े खड़े हैं, विक्टोरियस। शुक्र है एई चान वक्त पर पहुंच गया और लड़की को स्लाइम का शिकार बनने से बचा लिया। लेकिन उसने एई चान को अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देख लिया और उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। एक पल भी बिना गवाए वो लड़की वहां से दौड़ जाती है, बिना पीछे देखे। उसके डर को समझा जा सकता है, क्योंकि जो सीन उसने देखा वो किसी के लिए भी शॉकिंग होता। लेकिन अब असली चैलेंज है ये सारी गंदगी साफ करना। एई चान के डायपर के पीछे से उसकी टेल बाहर आती है और सड़क पर फैले स्लाइम को अब्जॉर्ब करने लगती है। लगता है इस टेल के पास किसी दूसरे मॉन्स्टर की एबिलिटी को अब्जॉर्ब करने की ताकत है। उसकी पास्ट लाइफ में के सिर्फ तब किसी नई पावर को ले सकता था जब वो पुरानी वाली को छोड़ देता। लेकिन अब टेल बिना कुछ छोड़े सीधे स्लाइम की पावर को खींच रही है। वो टेस्ट करने के लिए हाथ में एक स्लाइम बॉल बनाता है और सच में लगता है कि दोनों पावर्स साथ में काम कर रही हैं। पहले की एबिलिटीज कम स्विच करता था ताकि ऑर्गेनाइजेशन को शक न हो, लेकिन वही हेजिटेशन उसकी हार की वजह बनी थी। अब जो टेल खुद इवॉल्व कर रही है वो बहुत ही अजीब और नई बात है। शायद ये सब उसकी उम्र की वजह से हो रहा है। जितनी कम उम्र में कोई एबिलिटीज डेवलप करता है उतनी ही ज्यादा ताकत और अडेप्टेबिलिटी आती है। के ने अपनी पिछली जिंदगी में 10 साल की उम्र में पावर पाई थी, लेकिन उससे छोटे जितने भी बच्चे थे वो सभी मॉन्स्टर के टॉक्सिन्स को सरवाइव नहीं कर पाए और मर गए। अब एई चान उन सबसे भी छोटा है, मतलब उसका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटलेस हो सकता है। सोचते सोचते तो उसका डॉग उसे घर वापस ले आता है। एई चान अपने वफादार स्टीड की पीठ से नीचे उतरता है और अपनी स्लाइम पावर से पूरे घर के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर अब वहां आने की हिम्मत न कर सके। लेकिन सिर्फ इतना करने में ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इतनी एग्जॉस्शन के बाद ना तो वो कोई नई पावर अब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही अपनी करंट एबिलिटी को सही से इस्तेमाल कर सकता है। उसकी स्टेमिना अभी बहुत कम है, लेकिन कम से कम फिलहाल उसे आगे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्लाइम बैरियर की वजह से अब शायद ही कोई मॉन्स्टर उन्हें डिस्टर्ब करने आए। एई चान थकान से जमीन पर गिर जाता है और तभी डॉग उसके पास आता है, आंखों में बदले की आग लिए हुए। लगता है कि अब वो बदला लेने वाला है उस बेइज्जती का जो सुबह हुई थी। डॉग धीरे से एई चान को उसकी शर्ट की गर्दन से उठाता है और एक पल के लिए एई चान को लगता है कि अब वो डॉग फूड बनने वाला है। उधर अपार्टमेंट में उसकी मम्मी शावर से बाहर आती है, पूरी तरह से साफ। जो आटे का तूफान पहले हुआ था वो अब बीते जमाने की बात है। जैसे ही वो लिविंग रूम में आती है उसे अपना बेटा एक डॉग के साथ जमीन पर कडल्ड अप दिखाई देता है। देखने में लगता है कि दोनों बहुत प्यारे से स्नगल कर रहे हैं, लेकिन असल में एई चान उस फ्लफी कैद से छूटने के लिए पूरी जान लगा रहा होता है। कई घंटे बाद एई चान आखिरकार खुद को आजाद करता है और अपार्टमेंट की प्रोटेक्शन में लग जाता है। वो विंडोज, फेंस और ड्रेनेज पाइप्स को स्पेशल स्लाइम से कोट कर देता है। अब अगर कोई बड़ा डिजास्टर भी घर को हिट करे तो भी कुछ समय के लिए सब सेफ रहेगा। इस सब के दौरान एई चान को अपनी सऊदी टेल की करंट हालत का भी पता चलता है। पहले वाली लाइफ में वो एक बार में सिर्फ एक एबिलिटी रख सकता था, लेकिन अब टेल एक साथ 4 एबिलिटी स्टोर कर सकती है। फिलहाल वो टाउडी टेल और स्लाइम पावर्स दोनों यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड्स तक। किसी बड़े डिजास्टर के लिए उसे और भी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अपोकलिप्स के टाइम पर किसी भी सर्वाइवर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सप्लाईज। डिजास्टर के बाद सबसे ज्यादा लोग मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि स्टारवेशन से मरे थे। जब सप्लाई चेन टूट गई थी तब लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। अगर कोई शख्स शुरू में ही अपना स्टॉक जमा कर ले तो वो न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है बल्कि दूसरों को भी अपने साइड में ला सकता है। एई चान को भी ये काम जल्दी करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी एक बेबी है। सुपरमार्केट्स पहले से ही भरे होते हैं और जल्दी ही वहां मॉन्स्टर्स भी दिखने लगेंगे। अगर एक भी आदमी इन्फेक्टेड हो गया तो डिजीज पूरे एरिया में फैल जाएगी। एई चान अभी की हालत में अकेले एक बड़े हॉर्ड को नहीं रोक सकता और वैसे भी उसके पास ज्यादा जगह नहीं है जहां से वो सेफली सप्लाईज ले सके। जैसे ही एई चान फ्यूचर में सप्लाईज लाने के बारे में सोच रहा होता है तभी लिविंग रूम की टेबल पर रखा उसकी माँ का फोन बजता है। वो जाकर देखता है कि कौन है और लैंडलॉर्ड के ग्रुप चैट से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। किस्मत से फोन लॉक नहीं है तो वो आसानी से खोल लेता है। ग्रुप चैट में सब लोग एक अजीब वायरस के बारे में बात कर रहे थे जो लोगों को मॉन्स्टर में बदल रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। एई चान को तो सब पहले से पता है और वो सोचता है कि क्यों न सबको थोड़ा जागरूक किया जाए। वो जल्दी से एक नया अकाउंट बनाता है और ग्रुप में घुस जाता है। वहां वो लोगों को सचेत करता है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और अगर समय रहते खाना पानी और जरूरी सामान स्टोर नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो बहुत केयरफुली और स्मार्टली उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसका अकाउंट नया है, प्रोफाइल फोटो भी नहीं है
सब उसे ट्रॉल समझ लेते हैं। बेबी होते हुए उसके पास करने के लिए बहुत कम रास्ते हैं। ऑनलाइन फोरम भी बेकार ही साबित हो रहे हैं। इस स्पीड से अगर सब चलता रहा तो सब लोग मर जाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले ही तभी अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, एई चान क्यूरियोसिटी में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सामने से जो मैसेज आता है वो सीधा मुद्दे पर होता है। अगर तुम सच में सप्लाईज ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। यूजर नेम है हॉट और ये नाम एई चान को कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी उसे याद आता है ये वही हॉट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेंट थी, बहुत डेंजरस और चालाक। स्क्रीन के दूसरी तरफ हॉट एक डार्क कमरे में बैठी है। चारों तरफ कंप्यूटर और गैजेट्स और मोबाइल से एई चान को मैसेज कर रही है। वो ज्यादा टाइम बर्बाद किए बिना एक डील सामने रखती है। वो कहती है, तुम्हें जो चाहिए खाना पानी आर्मर सब दे सकती हूँ, बस एक चीज का दाम है जानकारी, और उसकी कीमत है 100 मिलियन येन। लेकिन उसका भी एक प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए वो एक नया ऑफर देती है, अगर तुम जो भी सामान इकट्ठा करोगे उसका 20% मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे दूंगी। एई चान को फौरन समझ आ जाता है ये वही चालबाज हॉट है जिसे वो पहले जानता था। वो उससे सीधे पूछता है, मैं क्यों तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं और मुझे डील करनी ही क्यों चाहिए? हॉट जवाब में पूछती है, क्या तुम मुझे दुश्मन बनाना चाहते हो या दोस्त? वो चाहती है कि दोनों मिलकर काम करें, लड़ाई झगड़ा नहीं। एई चान थोड़ी देर सोचता है, फिर पूछता है, ठीक है, सामान लेने कहाँ जाना होगा? हॉट बताती है कि उसने एक पिंक लेटर नीचे अपार्टमेंट बिल्डिंग के मेल बॉक्स में रख दिया है। अभी ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं है तो वो किसी पावरफुल पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है और एई चान को पता है कि ये सब ट्रैप है, लेकिन इस बार वो शिकार नहीं बनने वाला। वो खुद उसे उल्टा फंसाएगा। फिलहाल उसे आराम करना जरूरी है। वो 2 घंटे की नींद लेता है ताकि उसकी स्टैमिना रिचार्ज हो जाए। 2 hours later. एई चान जानता है ये सब सिर्फ एक ट्रैप है उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। वो डॉग की मदद से नीचे जाने की सोचता है क्योंकि एलिवेटर में कैमरा लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सीढ़ियां उसके लिए बहुत बड़ी हैं, इसलिए उसे फिर से अपने उस मूडी डॉग की जरूरत पड़ेगी। वो जाकर डॉग की टेल खींचता है और बदले में डॉग उसे टेल से ही उड़ा देता है। एई चान के गाल लाल हो जाते हैं। फिर भी वो किचन से डॉग ट्रीट्स ले आता है और जैसे ही ट्रीट्स उसकी नाक के पास आते हैं डॉग रेडी हो जाता है। एई चान उसे राइड करके नीचे मेल बॉक्सेस तक पहुंचता है। वहां उसे वो पिंक लेटर दिखता है, लेकिन कैमरा भी है। वो अपनी स्लाइम पावर्स यूज करता है और पूरे एरिया को स्कैन करता है। उसे वहां 3 हिडन कैमरेज और मिलते हैं जो हॉट ने सेटअप किए हैं। हॉट अपने कमरे में बैठी कैमरा फीड देख रही होती है, एक्सपेक्टिंग कि कोई इडियट उसकी ट्रैप में फंसेगा, लेकिन उसे सिर्फ एक डॉग दिखता है। असल में एई चान डॉग के पीछे छुप के लेटर रीड कर रहा होता है। वो बिना दिखे इन्फो लेकर वहां से निकल जाता है। फ्लायर में लिखा है कि पास के एक सुपरमार्केट में क्लियरेंस सेल है। हॉट उसको लगातार मैसेज कर रही है, तुम कौन हो? एई चान उसे टीज करता है, अगर 100 मिलियन येन दोगी तो बता दूंगा। गुस्से में आकर हॉट एक्टिवेट करती है एक स्पाइडर सर्वेलेंस बॉट, लेकिन जैसे ही वो एई चान और डॉग के पास पहुंचता है एई चान की मां अपनी फ्लफी स्लिपर्स से उसे कुचल देती है। $30 मिलियन का रोबोट 1 सेकंड में खत्म। हॉट रोती है, लेकिन पता चलता है कि ऑडियो फंक्शन काम कर रहा है। वो माइक से धमकी देती है, पर सामने वाले उसे सुन ही नहीं पा रहे। असल में एई चान की मां अपने बेटे से बात कर रही होती है और हॉट खुद से ही बात करती रह जाती है। वो डेस्परेटली अपने कॉन्टैक्ट्स से पता लगाने की कोशिश करती है कि ये मिस्टीरियस बंदा कौन है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एई चान को उसकी मां गोदी में उठाकर वापस ऊपर ले जाती है। इस बार वो उसे डांटती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि डॉग ने दरवाजा खोला और एई चान नींद में क्रॉल करता हुआ बाहर आ गया। अब हॉट सप्लाई और इन्फो दोनों फ्री में देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सबसे पहले एई चान को ये सोचना है कि सुपरमार्केट तक पहुंचे कैसे। उसने एक फ्लायर टेबल पर छोड़ दिया था ताकि उसकी मम्मी देखे, लेकिन उसने अब तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एई चान उसे सीधे ये नहीं बता सकता कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे मम्मी की बात सुनाई देती है, घर में बस 5 दिन का दूध बचा है। एई चान के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वो टेबल पर रखा दूध का ग्लास गिरा देता है और फिर खुद को ऐसे दिखाता है जैसे अब भी सो रहा हो। मम्मी जैसे ही आवाज सुनकर आती है और दूध साफ करने लगती है, तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े सुपरमार्केट के फ्लायर पर जाती है। वो उसे उठाकर देखने लगती है और सोचती है कि शायद वहां एक बार जाकर देख लेना चाहिए। प्लान परफेक्ट काम करता है। जिस दिन वेयर हाउस जाने का टाइम आता है, मम्मी एई चान को पिंक कपड़ों में सजा देती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। घर पर डॉग को अच्छा खासा खाना देकर छोड़ दिया जाता है। जब वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं, मम्मी अंदर जाने ही वाली होती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आता है और पूछता है, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो बताता है कि इस इलाके में कोई इन्फेक्शियस डिजीज फैली हुई है और लोगों को बाहर जाने से मना किया गया है। मम्मी समझाने की कोशिश करती है
कि उसे सिर्फ बच्चे के लिए पाउडर मिल्क चाहिए। लेकिन गार्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो गवर्नमेंट वर्कर है और एई चंद जानता है कि थोड़े दिनों में गवर्नमेंट जैसी चीज गायब हो जाएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये लोग बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। गार्ड उसे घर वापस जाने को कहता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। गार्ड को पता भी नहीं चलता और मॉन्स्टर अचानक उसके सिर पर हाथ रखकर एक झटके में उसका सिर फोड़ देता है, जैसे कोई खून से भरा बलून फट गया हो। अब मॉन्स्टर की नजर एई चान और उसकी मम्मी पर जाती है, जो इस वक्त बिल्कुल डिफेंसलेस हैं। ये मॉन्स्टर अब तक एई चान ने जिनसे लड़ा है उनमें सबसे बड़ा है, और ऊपर से ये एक प्रोलिफरेटिव टाइप है, यानी इसका कोई खास वीक पॉइंट भी नहीं है। एई चान को अपनी ताकत छुपानी है, लेकिन अगर वो अभी पावर यूज नहीं करता तो वो और उसकी माँ दोनों यहीं मर जाएंगे। वो एक्शन में जाने ही वाला था कि उसकी माँ उसे स्ट्रोलर से उठा लेती है और भागने की कोशिश करती है। एई चान जानता है कि भागना बेकार है। ये जो क्रीचर है वो एकदम अलग स्पीशीज का है, इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर। उसकी माँ के पास पैदल भागकर बचने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही मॉन्स्टर उनके पास आने लगता है, एई चान की नजर एक दीवार पर रखे फायर एक्सटिंग्विशर्स के केस पर जाती है। वो अपनी पावर से केस तोड़ देता है और पूरे एरिया में एक गैस का बादल फैल जाता है। उस अचानक बने धुएं के कवर में एई चान अपनी माँ की पकड़ से फिसल जाता है और सीधा मॉन्स्टर पर हमला करता है। उसे जोर से उड़ाकर दीवार में फेंक देता है। अब उसके पास करीब 30 सेकंड है। धुआं बैठने से पहले उसे ये लड़ाई खत्म करनी होगी। उसकी माँ बेहोश हो चुकी है उस मॉन्स्टर के सडन अटैक की वजह से, इसलिए एई चान को सब कुछ जल्दी खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो होश में आ जाए। ये मॉन्स्टर की जान उसके सिर में है। अगर एई चान उसके सिर पर एक स्ट्राइक कर पाए तो वो तुरंत मर जाएगा, लेकिन अभी तक का हमला मॉन्स्टर को ज्यादा हर्ट नहीं कर पाया। अब की बार उसे एकदम सही जगह पर पूरी ताकत से वार करना होगा। इस बार कोई शॉर्टकट नहीं है, उसे पूरी ताकत से सीधे लड़ाई करनी होगी। अच्छी बात यह है कि अब वो खड़ा हो सकता है, उसे रेंगना नहीं पड़ रहा। मॉन्स्टर खुद पहल करता है और उस पर छलांग लगाता है, लेकिन एई चान समय रहते बच जाता है। फिर वो अपनी टोडी एबिलिटी से बेहद पतले धागों जैसे स्ट्रिंग बनाकर मॉन्स्टर पर हमला करता है। इस बार उसे थोड़ा सक्सेस मिला। मॉन्स्टर जख्मी हो गया। हालात अभी भी मुश्किल हैं, लेकिन एई चान को पूरा यकीन है कि जीत उसी की होगी। वो फिर से हमला करता है। इस बार वो कॉन्फिडेंट है कि अब वो कम से कम बराबरी पर लड़ सकता है। उसका छोटा सा शरीर उसे बेनिफिट देता है। वो मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक्स से आसानी से बच जाता है और उसी स्ट्रिंग एबिलिटी की मदद से वो उसके शरीर के चारों ओर लपेटकर उसे खींच देता है। इससे मॉन्स्टर की बॉडी फिर से कट जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि एई चान का अपर हैंड है, लेकिन अब भी उसे मॉन्स्टर के सिर पर सही हमला करना होगा ताकि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। सौभाग्य से इतना बड़ा शरीर होने की वजह से मॉन्स्टर के लिए तेजी से हिलते एई चान को टारगेट करना मुश्किल हो रहा है और उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि उसे बहुत तेज मूव करना पड़ रहा है। उसके लिए ये एक माउस को पकड़ने जितना मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे एई चान उसे स्मार्टनेस से थका देता है। अब वो मॉन्स्टर हार्डली हिल भी पा रहा है। एई चान जानता है अब बस एक आखिरी बार बाकी है। ये सब एई चान के पुराने जन्म की लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है जो अब काम आ रहा है। उसकी लगातार अटैक्स की वजह से मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और बस एक और स्ट्रॉन्ग हिट काफी होगा उसे खत्म करने के लिए। लेकिन एई चान ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अचानक मॉन्स्टर अपनी सारी ताकत से अपनी पीठ से एक स्पाइक निकालता है और जोर से एई चान की तरफ फेंकता है। एई चान तेज है, वो अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो स्पाइक उसके माथे को गहरा काट देता है। वो जल्दी से पीछे हटकर मॉन्स्टर से डिस्टेंस बना लेता है ताकि दोबारा ऐसा हमला न हो। अगर मॉन्स्टर ऐसे अटैक्स करता रहा तो एई चान के लिए उसके पास जाकर फिनिश करना नामुमकिन हो जाएगा। समय भी बहुत कम बचा है और एई चान को जल्दी ही अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के असर महसूस होने लगेंगे। अभी के लिए उसे शायद भागकर अपनी माँ को वहां से ले जाना चाहिए। तभी उसकी नजर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाती है, जहां उसकी माँ होश में आकर उसे ढूंढ रही होती है। उससे पहले ही उसकी उम्मीद से ज्यादा जल्दी टाइम खत्म हो चुका था। वो जब उसे ढूंढते ढूंढते घूम रही होती है, तभी उसकी नजर सीधा मॉन्स्टर पर पड़ती है। वो डर से एकदम जम जाती है। एई चान जोर से चिल्लाता है, भागो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ अकेले इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती। लेकिन एई चान की माँ कोई आम इंसान नहीं, वो प्रोटैगनिस्ट की माँ है और उसके पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। वो अपनी जेब से एक स्टन गन निकालती है और सीधे मॉन्स्टर पर चला देती है। जबरदस्त करंट से मॉन्स्टर वहीं फ्रीज हो जाता है और ये वही मौका है जिसका एई चान को इंतजार था। जैसे ही मॉन्स्टर थोड़ा रिकवर करता है और एई चान की माँ पर हमला करता है, वो जमीन पर दूर जा गिरती है, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा दूसरी तरफ होता है। यानी अब एई चान के पास परफेक्ट मोमेंट है। वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ छलांग लगाता है। प्योर एनर्जी उसकी टांग में इकट्ठा होती जा रही है और वो सीधा हवा से मॉन्स्टर की तरफ गिरता है। मॉन्स्टर ऊपर देखता है और उसे बस एक चीज दिखती है, एक बच्चा, लेकिन उसकी टांग में एक भयंकर एनर्जी चार्ज है। एई चान का अटैक सीधे मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और उसी पल उसका सिर फट जाता है।
मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। एई चन की माँ अब भी जमीन पर पड़ी है, बेहोश। एई चन धीरे से उसके पास जाता है उसकी हालत देखने। उसे अपनी माँ से कोई खास लगाव नहीं है अभी तक, लेकिन आज अगर वो वहां ना होती तो शायद उसकी जान को भी खतरा हो जाता। उसने न सिर्फ मॉन्स्टर का सामना किया बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी एई चान को बचाने के लिए। अब भी उसे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, तब जाकर शायद एई चान के काम आ सके, लेकिन इतना तो साफ है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये सोचते ही एई चान को उसकी पावर के साइड इफेक्ट्स महसूस होने लगते हैं और वो अपनी माँ के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वो फिर से जागता है, उसके सर पर बैंडेज बंधा होता है और एक अजीब रेड आइड आदमी उसके लिए नया डायपर चेंज कर रहा होता है। एई चान उस आदमी को पहचान नहीं पाता और तुरंत डिफेंस के तौर पर उस पर पी कर देता है ताकि वो डरकर भाग जाए। उसकी माँ जल्दी से माफी मांग लेती है, ये सोचकर कि कहीं वो आदमी बुरा ना मान जाए। आदमी अपने चेहरे से पी साफ करता है और मान लेता है कि शायद उसने ही बच्चे को डरा दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर वो उसकी माँ से पूछता है कि वो डॉग के साथ ठीक से एडजस्ट कर रही है या नहीं। अचान नोटिस करता है कि उसकी माँ उस आदमी को अच्छे से जानती है, शायद वो आदमी उस डॉग का पहले वाला ओनर है। वो उसकी माँ को धन्यवाद देता है कि उसने उस डॉग का ध्यान रखा। अचान को ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि उसकी माँ ने जरूर वो मॉन्स्टर देखा था जिसने उन पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसे महसूस होता है कि उसके बाल गीले हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो सो रहा था उसकी माँ चुपके से रो रही थी। वो आदमी उसकी माँ से कहता है कि वो लोग सप्लाईज स्टॉक करने बाहर जा रहे हैं और उन्हें भी साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इससे पहले ए चान को मॉन्स्टर का क्रिस्टल कोड लेना होगा जिसे उसने हराया था। वो जल्दी से स्ट्रोलर से कूदकर उस मॉन्स्टर के शरीर के पास जाता है। वो अपनी टोडी टेल का इस्तेमाल करके कोर अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो अब्जॉर्ब करता है तुरंत उसे मॉन्स्टर की पावर मिल जाती है। इस बार उसे एक हार्डनिंग स्किल मिलती है और अब वो अपनी टेल को एक तरह के शील्ड की तरह यूज कर सकता है। लेकिन स्ट्रोलर में वापस जाने से पहले वो देखता है कि वो रेड आइड आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो सुनता है कि वो आदमी कह रहा है कि ए चान और उसकी माँ दोनों उनके लिए सिर्फ बर्डन है, और वो ये भी रिवील करता है कि उन्हें साथ ले जाने की असली वजह ये है कि किसी इमरजेंसी में उन्हें डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने ट्रक में डॉग को भी साथ लाया है। वो आदमी फोन पर दूसरी तरफ वाले को बोलता है कि एक और व्हीकल लेकर और सप्लाईज लेकर आओ। ए चान जब ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा था तभी गलती से उस ट्रक को हल्का सा बम्प कर देता है जिसके पीछे वो छुपा था। वो आदमी तुरंत पलट कर देखता है, तैयार है किसी भी ईव्सड्रॉपर को अटैक करने के लिए। वो ए चान के पास आता है, लेकिन सामने किसी थ्रेटनिंग इंसान को देखने के बजाय एक छोटा सा बेबी देखकर उसकी गार्ड डाउन हो जाती है। वो आदमी ए चान के सिर पर पैट करता है और पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे आ गया। फिर वो वापस फोन पर जाता है और दूसरी तरफ वाले को बताता है कि ये बेबी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन चुका है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो बस एक बच्चा है, उसे मारना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर ए चान चिंतित होकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसे अब समझ आता है कि ये आदमी पूरी तरह इनसेन है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं और उसकी माँ उसे चाइल्ड सेफ्टी सीट में पीछे अच्छी तरह सिक्योर कर देती है। फिर वे सब निकलने की तैयारी करते हैं। कार में वो आदमी और 3 और लोग होते हैं। ए चान उस पागल आदमी पर ट्रस्ट नहीं करता कि वो ड्राइवर बने, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो कम से कम अपनी पावर यूज कर पाता तो वो उस पागल आदमी को एक पल में क्रश कर देता और दिखा देता कि असली स्ट्रॉन्गर कौन है। माँ बाकी लोगों को स्नैक्स ऑफर करके कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करती है। ये बहुत अजीब है कि ये लोग इतने काल्म हैं जबकि चारों तरफ इतना केओस है। भले ही लोग मॉन्स्टर्स या कॉप्सेस देखें, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है। वे बस नॉर्मल बिहेव करते हैं और अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। कार में बैठे सारे लोग उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के रेजिडेंट्स हैं जहां ए चान और उसकी माँ रहते हैं। उसकी माँ लिंगिंग्यू जो रूम 502 में रहती है, और फिर है डेंकू जो रूम 103 का रेजिडेंट है। र्यूकसान उसकी माँ से पूछता है कि वो इतनी टफ सिचुएशन के बावजूद अकेले बच्चे को कैसे रेज कर पा रही है। आखिरकार वो यंग और ब्यूटीफुल है और ऐसा भी नहीं लगता कि वो कोई काम कर रही है। ऊपर से एक बच्चे के साथ बाहर जाना भी काफी डेंजरस है। उसकी माँ ने शुरू में उसे घर पर ही छोड़ने का सोचा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि जब भी ए चान को अकेला छोड़ा जाता है वो क्रेजी बिहेव करने लगता है। बहुत सोचने के बाद ही उसे अपने साथ लाना पड़ा। ए चान अनजाने में अपनी माँ को सिग्नल देने की कोशिश करता है कि वो बात करना बंद कर दे। उसकी माँ गहरी साई लेती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसके बच्चे की वजह से जितना केओस हुआ वो सब सोचकर परेशान हो जाती है। कार के आगे बैठे आदमियों में से एक है चिन मिनोरू जो रूम 504 का रेजिडेंट है। ड्राइवर कमेंट करता है कि लिंग लड़ाई में बहुत यूजफुल है, खासकर जब उसने अपनी टेजर गन से एक बड़े मॉन्स्टर को हराया था। साथ ही उन्होंने एक डॉग को भी अपने साथ लाया है जो पीछे वाले ट्रक में है।
इससे अगर कुछ भी हो जाता है तो उनके पास एक्स्ट्रा अटैक पावर रहेगा। एचान की माँ को याद नहीं कि असल में क्या हुआ था, और उसे ये भी नहीं पता कि असल में ये सब काम उसके बच्चे ने किया था। जैसे जैसे वो लोग शहर में आगे बढ़ते हैं, ड्राइवर को अचानक कुछ रॉन्ग लगता है। इतनी बड़ी जगह में और मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन जगह अजीब तरह से एम्प्टी है। अचानक वो देखता है कि कोई इंसान रोड पर भाग रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि वो हेल्प के लिए भाग रहा है। जैसे ही वो लड़की रोड पर दौड़ रही थी, कहीं हाइड होने की जगह ढूंढते हुए, अचानक पास की एक बिल्डिंग की दीवार बर्स्ट ओपन हो गई। दीवार के अंदर से एक बड़ा सा हैंड बाहर आया। कई सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर टूट पड़े। ड्राइवर सबको कहता है कि अच्छे से पकड़ लो, और कार को कंट्रोल करके मॉन्स्टर और लड़की से टकराने से बचाता है। कार और ट्रक दोनों ड्रिफ्ट करके छोटे ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को अवॉइड करते हैं और सेफली आगे बढ़ जाते हैं। पीछे की सीट पर बैठा डॉग जोर जोर से बार्क करने लगता है, जबकि मॉन्स्टर्स उस लड़की पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर खींचकर गिरा देते हैं। वो चीखते हुए हेल्प के लिए पुकारती रहती है, लेकिन मॉन्स्टर्स लगातार उसके ऊपर चढ़ते जाते हैं और बेरहमी से अटैक करते हैं। आज का दिन शुरू से ही एचान और उसकी माँ के लिए बहुत ही हेक्टिक रहा है। आज का दिन एचान और उसकी माँ के घर से निकलते ही बहुत हेक्टिक हो गया है। वो चारों तरफ मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं और एचान एक पल के लिए सिचुएशन को एनालाइज करता है। कार के आसपास जितने भी बग हेडेड मॉन्स्टर्स हैं, उनकी गर्दन पर स्टिंग के निशान हैं। इन सब मॉन्स्टर्स का असली हैंडलर शायद कोई साइबॉर्ग है। पैरासाइट हैंडलर्स ऐसे पैरासिटिक टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस को साइबॉर्ग्स में बदलने की एबिलिटी होती है। इंडिविजुअली उनकी पावर ज्यादा नहीं होती, लेकिन बड़े नंबर्स में ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं, और जब तक वो हैंडलर आसपास है, साइबॉर्ग मॉन्स्टर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि वो लोग तुरंत भागने का रास्ता ढूंढें। बाकी बग मॉन्स्टर्स जो उस बेचारी लड़की पर नहीं चढ़े थे, अब कार की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो इतने करीब हैं कि ड्राइवर डर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में एक मॉन्स्टर विंडशील्ड तोड़कर अंदर घुस जाता है। अचान चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि इस सिचुएशन से सबको बचाना पॉसिबल है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी मॉन्स्टर्स को भगाना होगा, वरना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दुर्भाग्य से वो अपनी पावर सिर्फ 30 सेकंड्स तक यूज कर सकता है। अगर उसने उन्हें यहाँ वेस्ट कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। वो कार के अंदर देखता है कि क्या कोई और भी है जो फाइट कर सके। ड्रू कार से बाहर उस लड़की की तरफ देखती है जिसे मॉन्स्टर्स पीट रहे हैं और खा रहे हैं। वो कार में बैठे दूसरों से चिल्लाकर कहती है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसे बचाओ। ये सुनकर एचान बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़की आगे चलकर उनके लिए बर्डन बन जाएगी। सबके साथ मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढने की जगह वो बस सबको कह रही है कि उसे बचाओ। चिन मिनोरू सबको कहता है कि उस लड़की को बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। उसकी गर्दन पर भी वही वूंड है जो बाकी मॉन्स्टर्स पर है। इसका मतलब वो पहले ही लॉस्ट कॉज बन चुकी है। चिन मिनोरू की नजर बहुत तेज है, लेकिन शायद वो बैटल के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है। हालांकि वो शायद इतना स्ट्रांग है कि सप्लाईज उठा सके। ड्राइवर पूछता है कि क्या उन्हें सीधे मॉन्स्टर्स पर चार्ज करना चाहिए, लेकिन अगर करना है तो पहले मॉन्स्टर्स को मारना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। एचान को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये सबको मरवाने की कोशिश है। उस आदमी पर असली सिचुएशन में भरोसा नहीं किया जा सकता। पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर भी शायद ऐसा ही है। टेंकू कार के अंदर से एक हार्ड ऑब्जेक्ट उठाता है और कहता है कि वो मदद करेगा। वो देखने में कावर्ड लगता है। वो कहने की कोशिश करता है कि वो डरा नहीं है, लेकिन साफ है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लगता है कार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मॉन्स्टर्स को हरा सके। एचान की माँ अपने बैग से गन निकालती है जो वो पहले इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही डेन सुनता है कि वो बाहर गन के साथ जा रही है, वो डिसाइड करता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं। सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक शार्प ऑब्जेक्ट कार के अंदर घुसता है और सीधा डेन के चेस्ट में लग जाता है। फिर उसे बाहर फेंक दिया जाता है जैसे कोई रैगडॉल हो। अचानक शार्प क्लॉज कार के साइड में घुसते हैं और एक अलग इंसेक्ट मॉन्स्टर अपना डरावना सिर अंदर घुसाता है और तुरंत रायू को मार देता है। लगता है कि ये सारे साइबॉर्ग्स का मेन बॉडी है। घर में कोई भरोसेमंद नहीं है। अब लगता है बेबी को ही सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो उठता है, एक शार्प स्टिंगर उसकी माँ की तरफ बढ़ता है। वो इतना तेज नहीं है कि उसे रोक सके, लेकिन स्टिंगर उसकी माँ को लगने की जगह कार के कुशन में घुस जाता है। वे लोग कार के सामने देखते हैं, जहां चिन मिनोरू खुले हाथों से उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। चिन मिनोरू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर जरूर सारे मॉन्स्टर्स का बॉस होगा। वो मॉन्स्टर पलटकर उसके चेहरे पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन चिन मिनोरू उसके स्टिंगर को पकड़कर तोड़ देता है। ये साफ हो जाता है कि ये आदमी बिल्कुल अलग स्तर का है, क्योंकि उसने नंगे हाथों से ही सारे मॉन्स्टर्स के बॉस को हरा दिया। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और खुद ही अपना स्टिंगर अपनी गर्दन में घोंप लेता है। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो मर जाता है और चिन मिनोरू उसके डेड बॉडी को सड़क पर फेंक देता है। वो अपने चेहरे से खून साफ करते हुए शिकायत करता है कि वो कितना बूढ़ा हो गया है। इस बीच ई चान उसे एडमिरेशन से देखता है और समझता है कि ये बूढ़ा आदमी एक पावर हाउस है।
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ग्राउंड पर पड़ा मॉन्स्टर का सेकंड फेज शुरू हो जाता है। वो फिर से उठने लगता है और साफ है कि वो दोबारा अटैक करेगा और अब उन्हें अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए। एचान नहीं जानता कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, लेकिन सिर्फ हार्ट पर वार करना मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं है। उसके पास बोलने के लिए वॉइस नहीं है, तो बूढ़े आदमी को वार्न करने का एक ही तरीका है। वो जोर से रोने लगता है। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत पीछे देखता है और किसी तरह इंसेक्ट मॉन्स्टर के स्नीक अटैक से बच जाता है। बूढ़े आदमी ने ये सब पहले भी देखा है जब वो स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में काम करता था। वो तुरंत समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ हार्ट में चाकू मारकर नहीं मारा जा सकता। यही वजह है कि ये आदमी इतना ताकतवर लगता है, क्योंकि उसने स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में रहकर ट्रेनिंग ली है और ऐसे मॉन्स्टर से निपटने का अनुभव है। वो तुरंत कार से कूदकर बाहर आता है। सिर्फ साधारण तरीके से ये नहीं मरेगा, इसलिए चिन मिनोरू इस बार अपनी सारी एनर्जी लगाकर इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। वो मॉन्स्टर का हेड पकड़कर अपना नी उसकी फेस पर जोर से मारता है, जिससे उसकी स्कल तुरंत ही क्रैक हो जाती है। सिर्फ थोड़ी सी फाइटिंग देखकर ही साफ हो जाता है कि उसके पास बहुत ही रिफाइंड बैटल नॉलेज है और ये फैसला कि उसे हेड को टारगेट करना है उसने पल भर में ले लिया। आचन को अब समझ आता है कि ये आदमी मिलिट्री का हिस्सा था और इसके पास बाकी लोगों से कहीं ज्यादा स्पेशल स्किल्स हैं। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो ऑर्गेनाइजेशन का डॉग था, उसने सुना था कि जब तक वो एक्टिव हुआ मिलिट्री लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद मिलिट्री ही सबसे बड़ी ताकत बनी जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रही थी। वो उस समय ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एनिमी फोर्स थी। उनके बीच में स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन था जो कोर यूनिट की तरह काम करता था। लगता है कि उन्होंने खास तरह की ट्रेनिंग ली थी और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे। उस आदमी की मेहनत की वजह से अब वे लोग आखिरकार सुपरमार्केट जा सकते हैं और जरूरी सप्लाईज हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और कीप स्माइलिंग।